नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ एसएसटी सोशियोलॉजी की, जिसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि समाजशास्त्र की पहली यूनिट जो है, जिसका अर्थ है समाजशास्त्र का अर्थ, उसका उद्भव, उसका विकास, उसकी प्रकृति, उसका दृष्टिकोण, उसके विषय वस्तु पर चर्चा हम करेंगे। फर्स्ट यूनिट है, बेसिक से शुरू करेंगे। 2-3 दिन के अंदर ये क्लास आपकी खत्म होगी। इसको देखिएगा और समझिएगा कि बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड एसएसटी, ओनली फॉर सेकंड ग्रेड एसएसटी को आधार बना करके ये क्लास बनाई जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसको लेकर, समाजशास्त्र के अर्थ को लेकर। तो देखिए, जब समाजशास्त्र के अर्थ की बात करते हैं तो आपको पता होगा समाजशास्त्र सामान्य चीज है। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। और अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये जो शब्द है, ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। बिल्कुल सामान्य जानकारी बता रहा हूं, दो भाषाओं से मिलकर बना है। एक है सोशियस और एक है लोगस। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दो भाषाओं से मिलकर बना है, एक है सोशियस और दूसरी है लोगस। इसको ध्यान रखिएगा। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशियोलॉजी दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है। एक चीज तो आपके समझ में ही आ गई। अब इसका अर्थ क्या होता है उसको ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ होता है समाज, और इसका अर्थ होता है शास्त्र। कहने का मतलब समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान कहा जाता है। किसको? सोशियोलॉजी को। तो पहली चीज आपकी समझ में आ गई, बिल्कुल सामान्य सी। सोशियोलॉजी जो कि अपने आप में अंग्रेजी भाषा है। कौन सी? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो कि दो भाषाओं से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सोशियस और दूसरा है लोगस। सोशियस लैटिन भाषा का, लोगस ग्रीक भाषा का समाजशास्त्र। अब ये दो भाषाओं का बनने के कारण ही एक समाजशास्त्री हुए हैं। आपने पढ़ा होगा, जिनका नाम है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसको ध्यान रखिएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस दो शब्दों को, दो भाषाओं से ये शब्द बनाया। इसलिए क्या कहा है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। ये याद रखिएगा। तो आज से ये डेफिनेशन जो है, ये आपके एग्जाम्स में पूछी भी गई है कई बार। तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये कहना ये चाह रहा है कि सोशस और लोगस, जो सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। यानी कि एक भाषा से मिलकर नहीं बना, दो भाषाओं के मिश्रण से इस शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आपका, वो है उद्भव। उद्भव को लेकर कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। देखिए, समाजशास्त्र के उद्भव के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या कारण पूछे गए, तो कहते हैं उद्भव के कारण है। पहला कारण बताया गया कि बौद्धिक क्रांति। समाजशास्त्र की उत्पत्ति का पहला कारण है बौद्धिक क्रांति। अब ध्यान रखिएगा, बौद्धिक क्रांति ना करके ये आ जाए पुनर्जागरण, तब भी बात वही है, ध्यान रखिएगा। और यह ऐसा आ जाए राजतंत्र एवं सामंतवाद का पतन, तो ये भी इसके कारणों में काउंट होता है।
ध्यान रखिएगा, चीजें रटनी नहीं है। बौद्धिक क्रांति आ जाए, पुनर्जागरण आ जाए, या राजतंत्र और सामंतवाद का पतन, तो इसका कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति के, उसके उद्भव का एक कारण माना जाता है। दूसरा कारण माना जाता है औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति ना करके ये दे दे वाणिज्य क्रांति, तो बात एक ही है। वाणिज्य क्रांति। और तीसरा जो कारण इसका माना गया है, वो माना गया फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। अब ये फ्रांसीसी क्रांति आ जाए या फिर ऐसा आता है राजनीतिक क्रांति, तब भी आपको जवाब यही देना है। तो पहले इन शब्दों का चयन को समझ लें कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कुछ कारण माने जाते हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मुख्य कारण माने जाते हैं कि इंग्लैंड में होने वाली एक तरह की बौद्धिक क्रांति। पहली चीज याद रखिएगा, बौद्धिक क्रांति का मतलब समझिए कि यानी कि लोगों के विचारों में तर्क आना शुरू हो गया, लॉजिक आना शुरू हो गया। अब वो जैसे पहले की चीजें जिनको बाय डिफॉल्ट मान लिया जाए, धार्मिक आधार पर मान लिया जाए, ऐसा कहा गया, वैसी चीजों से लोगों ने नकार दिया। लोगों ने सोचने की, चिंतन की क्षमता उनकी विकसित हो गई। धीरे धीरे उन्होंने चिंतन करना शुरू किया। पुनर्जागरण का मतलब ये होता है कि वापस से वो जागना शुरू हो गए, उन्होंने लॉजिक करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं राजतंत्र और सामंतवाद को उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। वो कहीं ना कहीं कारण। दूसरा औद्योगिक क्रांति। अब तक जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें उद्योगों का कोई भी रोल नहीं था। जैसे उद्योग आए उसने पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं परिवर्तन कर दिया। उसके कारण भी कहीं ना कहीं क्रांति पर प्रभाव पड़ा, उस पर समाजशास्त्र के ऊपर। और तीसरा कारण फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का कारण ही यही था। आपने अगर आपके एसएसटी के अंदर टॉपिक किए कौन सा, फ्रांसीसी क्रांति, आपको पता है उसमें समाज के कई 3 वर्ग माने गए थे, आपको पता होगा। एक पादरी वर्ग, एक कुलीन वर्ग और एक निम्न वर्ग, जो सामान्य जनता का वर्ग था। तो उनमें कहीं ना कहीं असंतोष पैदा हो रहा था, उसके कारण ही कहीं ना कहीं क्रांति हुई। तो एक नए वर्ग का उदय हो रहा था जिसे कहा जा रहा था उस समय मिडिल क्लास। और उस मिडिल क्लास के उद्भव के कारण समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी सामाजिक परिवर्तन के कारण किसकी उत्पत्ति, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा। तो 3 चीजें आपको ये पता होंगी। अब एक चीज और याद रखना है इसके अंदर, एक इतिहासकार हुए हैं, उनको याद रखिएगा। एक इतिहासकार है जिनका नाम है बोटोमोर। आपने पढ़ा भी होगा सोशियोलॉजी के अंदर, बोटोमोर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसको ध्यान रखिएगा, द गाइड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मैं फिर बता रहा हूं, द गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, ये याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। एक बुक याद रखिएगा, इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक्स में इनके द्वारा जो आपकी समाजशास्त्र का विकास हुआ, उस विकास के कुछ चरण बताए गए हैं। तो ये याद रखना है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस बुक्स में इन्होंने समाजशास्त्र के विकास के 4 चरण बताए हैं। विकास के चरण बताए, इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला चरण इन्होंने बताया, जिसकी जानकारी किससे मिलती है, प्लेटो और अरस्तु से। अगर भारत में बात करें तो चाणक्य की अर्थशास्त्र में इस तरह की जानकारी आपको देखने को मिलती है। दूसरी बात करें तो जो दूसरे चरण की बात थी, वो दूसरा चरण इन्होंने बताया 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का समय।
जिसमें दो महत्वपूर्ण दार्शनिक या फिलोसफर कह दो हुए हैं। एक का नाम है एक्विनास और दूसरे का नाम है दांते। इन्होंने अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में कहीं ना कहीं समाज की कुछ ना कुछ जानकारियां देने की कोशिश की है। तीसरा चरण इन्होंने बताया कि वो चरण जिसके अंदर होब्स, लोक और रूसो, और आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति का कारण ही रूसो को माना जाता है, तो इनके द्वारा एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया। और सामाजिक समझौते के आधार पर मैंने कहा ना कहीं सामाजिक चर्चाएं की गई। और फोर्थ और अंतिम आपको माना जाता है चरण, जिस चरण के अंदर आपको औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक और साथ साथ में फ्रांसीसी क्रांति, ये चार चरण बताए गए थे बोटोमोर के द्वारा। स्पेशल याद रखिएगा, एक इनकी बुक याद रखिएगा, द गाइड टू बी प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। ये बुक आपको याद रखनी है। इसमें चार चरण बताए गए, बस इतना से याद रख लीजिएगा, एक तो बुक का नाम और उसने कितने चरण बताए, इतने चरण आपको बताए। अब ये जो चौथा और अंतिम चरण है, यहीं से आपका कहीं ना कहीं उद्भव दिखाई देगा। अब इसी उद्भव से समझिए क्रांति का, और ये फ्रांस में, तो फ्रांस में ही समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो समाजशास्त्र का उद्भव कहां से हुआ? फ्रांस से। पहली चीज याद रखिएगा। अब फ्रांस किस में आता है? तो सिंपल सी बात है, कौन से महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। दो चीजें अब आपको यहां से पता लगी। आपसे पूछा जाए समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई, अगर देश की बात करें तो फ्रांस, और अगर महाद्वीप की, कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपको जवाब देना यूरोप। अब समझिए, जब यहां पर ये क्रांति, उसके बाद कुछ विचार लोगों के अंदर आना शुरू हुआ, और जब उन विचारों को आना शुरू हुआ तो यहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेंट साइमन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। एक तरीके से समाजशास्त्र का बौद्धिक पूर्वज माना जा सकता है। बौद्धिक पूर्वज किसका? समाजशास्त्र का। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? कहते हैं यही वो व्यक्ति था जिसके मन के अंदर सबसे पहले एक विचार आया कि जितनी भी हमारी सामाजिक घटनाएं हैं, उन सामाजिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध रूप से, एक व्याख्यात के रूप में उसका अध्ययन किया जाए, और वो अध्ययन एक स्पेशल या एक अलग से विज्ञान होना चाहिए जिसके अंदर इन घटनाओं का एक तरीके से क्रमबद्ध रूप से हम क्या कर सके? अध्ययन कर सके। ये विचार सबसे पहले जिस व्यक्ति के अंदर आया वो व्यक्ति था सेंट साइमन। इसलिए सेंट साइमन को बौद्धिक पूर्वज कहा जाता है समाजशास्त्र का। और सेंट साइमन कहां के रहने वाले? फ्रांस के। तो दो चीजें आपके समझ में आ गई। अब जब ये सेंट साइमन की हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा, इन सेंट साइमन का ये एक शिष्य था, या कुछ समय तक इनके सेक्रेटरी के रूप में भी जिसने काम किया, बाद में थोड़ा मनमुटाव हो गया। ये जो शिष्य था जिसका नाम था अगस्त कोम्टे। अगस्त कोम्टे, ये जो अगस्त काम्टे थे, इनके कहीं ना कहीं विचारों पर, खुद सोशोलॉजिस्ट नहीं थे, खुद कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखिएगा गणितज्ञ थे। लेकिन इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, किसका? सेंट साइमन के विचारों का प्रभाव पड़ा। और जब सेंट साइमन के विचारों का प्रभाव पड़ा तो इन विचारों को मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया?
सेंट साइमन जो सोच रहे थे उन विचारों को अप्लाइड करने की कोशिश जिसके द्वारा सबसे पहले की गई वो व्यक्ति था अगस्ट कॉम्टे। और अगस्ट कॉम्टे ने जब की कोशिश करी तो उन्होंने एक अलग से विज्ञान बनाने की कोशिश करी समाजशास्त्र का, और उसका उन्होंने नाम दिया जिसके अंदर सोशल इनके अंदर जो विचार आया, इन्होंने जो उसका नाम रखने की कोशिश करी वो थी सोशल फिजिक्स, यानी कि सामाजिक भौतिकी। एक ऐसा विषय जिसमें सामाजिक घटनाओं की विस्तृत चर्चा की जाएगी, उनकी घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, वो विषय कौन सा होगा? सोशल फिजिक्स। लेकिन हुआ यह कि ये जो सोशल फिजिक्स इन्होंने नाम रखा, इस नाम का पहले ही एक और अन्य रिसर्चर थे जिनका नाम था अडोल्फ क्वेटलेट। ध्यान रखिएगा, अडोल्फ क्वेटलेट, और ये बेल्जियम के थे। और इनके द्वारा पहले ही अपने एक शोध पत्र में, एक रिसर्च पेपर के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया जा चुका। इसलिए इस कारण से इन्होंने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? सोशियोलॉजी। ये नाम रखा इनके द्वारा, जिसे आज की तारीख में आप क्या कहते हो? सोशियोलॉजी। इस कारण से इन्हें समाजशास्त्र का पिता या फिर जनक कहा जाता है। एक चीज ये समझ में आपके आ गई होगी, बैठ गई। सेंट साइमन जो कि फ्रांस के व्यक्ति थे, उनके द्वारा एक विचार लाया गया, क्यों ना क्यों इन सामाजिक घटनाओं का एक विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से व्याख्या करने के लिए एक अलग से विज्ञान होना चाहिए। और इस विज्ञान को जब इनका ये विचार अगस्त कॉम्टे तक पहुंचा, तो अगस्त कॉम्टे ने कहीं ना कहीं साइमन के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, और उसी प्रयास में उन्होंने एक नए समाजशास्त्र की उत्पत्ति करी जिसका उन्होंने नाम रखा सोशल फिजिक्स। लेकिन सोशल फिजिक्स का इस्तेमाल पहले ही किया जा चुका था, इसलिए उनके द्वारा बाद में इस्तेमाल किया गया सोशियोलॉजी, LOGIE, और जिसे आज की तारीख में सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो अगस्त कॉम्टे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इन अगस्त कॉम्टे के द्वारा क्या किया गया उसको ध्यान रखिएगा। अगस्त कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, समाजशास्त्र को किस रूप में विभाजित किया, एक तो ये याद रखिएगा। मानव विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए कि अगस्त कॉम्टे के द्वारा समाजशास्त्र को किस रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया, मानव विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। दूसरा, इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया, विज्ञानों का वर्गीकरण किया, क्लासिफाइड किया इन्होंने कि जो विज्ञान है उसमें सबसे बेस आधार पर मैथ्स है, क्योंकि खुद गणितज्ञ थे, तो आधारभूत विज्ञान के रूप में गणित को रखा। उसके बाद इन्होंने खगोल शास्त्र को रखा, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। इन तीनों को उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान के रूप में रखा, और उसके ऊपर इन्होंने रखा सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, एक सर्वोच्च विज्ञान है। तो आपसे पूछा जाए समाजशास्त्र किसके नजदीक है, तो ध्यान रखिएगा बायोलॉजी के नजदीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेंट साइमन जो विज्ञान बनाना चाहते थे समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में, तो उन्होंने के मन के अंदर भी जो विचार आया वो आया था सोशल बायोलॉजी। कौन सी?
सोशल बायोलॉजी एक तरह का प्राकृतिक विज्ञान। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विज्ञानों में सबसे नजदीक सामाजिक विज्ञान किसके पास था, तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के नजदीक माना जाता। तो विज्ञानों का इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया। ठीक है, पहली चीज। अब विज्ञानों के वर्गीकरण में भी मैं आपको फिर लिख कर बता देता हूं, याद रहे। सबसे नीचे से लिखते हैं, सबसे नीचे गणित, गणित के बाद खगोल, खगोल के बाद भौतिक, भौतिक के बाद रसायन, रसायन के बाद जीव, और जीव के बाद बात करें तब आएगा आपका क्या, समाजशास्त्र, या जिसको हम कहेंगे सामाजिक विज्ञान। और एक तरीके से इसको इन्होंने क्या कहा, सर्वोच्च विज्ञान। ये याद रखिएगा, ये इनका वर्गीकरण किया गया, किसका, विज्ञानों का इनके द्वारा वर्गीकरण दिया गया। उसके बाद एक चीज और इनके बारे में याद रखिएगा कि विज्ञानों के वर्गीकरण के आधार पर तीसरा इनके द्वारा जो काम किया गया अगस्त काम्टे के द्वारा, अगस्त काम्टे के द्वारा जो तीसरी बात बताई गई वो क्या थी, उसको समझिएगा। उन्होंने कहा मानव का जो विकास हुआ है, मानव के विकास के उन्होंने 3 नियम बताए। ये याद रखिएगा। पहला, धार्मिक, थियोलॉजिकल। दूसरा, तात्विक, मेटाफिजिकल। और तीसरा, लास्ट और अंतिम, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिव, जिसे वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। मानव विकास के चरण भी इनके द्वारा 3 बताए गए। पहले, मानव ने धार्मिक रूप से सोचता था, जो बाय डिफॉल्ट होता था उसका सबका आधार उसने रिलीजियस बनाया कि धर्म में एक आ गया तो यही होगा, धर्म में ये कहा गया तो ये होगा, धर्म में कहा गया नहीं, सबका आधार बेस है। फिर तात्विक, उसने थोड़ा लॉजिक करना, तत्वों को समझना सीख लिया उसने थोड़ा, और अपने बुद्धि का इस्तेमाल। और प्रत्यक्षवाद, वो बिल्कुल वैज्ञानिकता के आधार पर सोचने लग गया, उनका अवलोकन करने लगा, उनका मूल्यांकन करने लगा, उनका वर्गीकरण करने लग गया, यानी कि वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को उसने अपनाना शुरू कर दिया। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि ये जो अगस्त काम्टे, इन्हें प्रत्यक्षवाद का भी जनक कहा जाता है। ये 3-4 चीजें अगस्त काम्टे के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक दो चीजें और रह गई अगस्त काम्टे की, वो और मैं बता देता हूं, जिससे आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगस्त काम्टे के बारे में 2-3 चीजें और ध्यान रखिएगा। एक तो अगस्त काम्टे के द्वारा बुक लिखी गई, ये याद रखिएगा 1838 में, जिसका नाम था पॉजिटिव फिलोसफी। पॉजिटिव फिलोसफी पहली तो ये याद रखिए। इस पॉजिटिव फिलोसफी के अंदर इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया है, पहली चीज। दूसरा, ये किताब 6 खंडों में लिखी गई है, ये दूसरा फैक्ट इसका याद रखिए। इसी के साथ साथ एक और इनकी किताब है, उसको याद रखिएगा क्योंकि वो एग्जाम्स में आ चुकी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब है वो है पॉलिटी फिलोसफी, जो कि 4 खंडों में लिखी गई है। यह जानकारी आपको कम से कम अगस्त काम्टे के बारे में होनी चाहिए। सर्वोच्च विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित करना चाहते थे। तो आज हमने एक बेसिक बात करी, कौन कौन सी, कि समाजशास्त्र का अर्थ सोशियोलॉजी, अंग्रेजी सोसस और लोगस से बना है, लैटिन और ग्रीक से बना है, इसलिए इसको समाजशास्त्र 2 भाषाओं से बना है। इसलिए एक प्रोफेसर है, आगे चलकर बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अंग्रेजी के लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे कौन से, जेएस मिल। और जेएस मिल ने कहा कि ये 2 भाषाओं की अवैध संतान है। और आपको आगे चलकर बताऊंगा, इनके द्वारा एक शब्द प्रयोग में लिया गया इथोलॉजी,
इन्होंने कहा इसकी जगह इथोलॉजी का प्रयोग, जिसको बाद में क्रिटिसाइज कर दिया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, आगे चलकर बात करेंगे। दूसरा, इनका उद्भव के 3 कारण माने जाते हैं, बौद्धिक, औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति। इनके मैंने अलग अलग आपको नाम बता दिए हैं। तीसरा, इसका उद्भव कहां से हुआ? फ्रांस से हुआ। ठीक है, फ्रांस में भी कहां से? यूरोप से हुआ। और इनके बौद्धिक विचार या बौद्धिक पूर्वज के रूप में किसको माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। सेंट साइमन चाहते थे एक ऐसा विज्ञान, ऐसा एक विषय हो जिसमें सामाजिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध रूप से व्याख्या की जाए, अध्ययन किया। उनके विचारों को उनके शिष्य अगस्ट काम्टे ने मूर्त रूप दिया और उन्होंने एक विषय के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी, जिसका नाम रखा उन्होंने सोशल फिजिक्स। लेकिन मैंने कहा सोशल फिजिक्स को पहले से इस शब्द का इस्तेमाल लिया गया, तो उन्होंने बाद में इसका नाम रखा सोशियोलॉजी, और ये मैंने कहा सोशियोलॉजी, ये देखना, और इसीलिए इनको पिता या जनक कहा जाता है। अब इन्होंने सोशियोलॉजी को किस रूप में स्थापित किया? मानव विज्ञान के रूप में परिभाषित करने की कोशिश इनके द्वारा की गई, प्रयास किया गया, और इनके द्वारा विज्ञानों का वर्गीकरण भी किया गया। उन्होंने कहा गणित एक आधारभूत विषय, उसके बाद खगोल, उसके बाद भौतिक, ये तीनों के तीनों आपको कहीं ना कहीं प्राकृतिक विज्ञान नजर आएंगे, इसलिए कहा जाता है समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आता है सामाजिक विज्ञान, जो कि एक समाजशास्त्र, जो कि एक सर्वोच्च विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया। आपसे पूछा जाए कि इसके सबसे नजदीक कौन सा विज्ञान है, तो जीव विज्ञान आपको याद रखना। दूसरा, इन्होंने मानव विकास के आधार पर 3 नियम बताए। मानव का विकास किस तरीके से हुआ होगा? पहले धार्मिक, फिर वो तात्विक हुआ होगा, और फिर उसने प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाया होगा। इनके द्वारा किताब लिखी गई पॉजिटिव फिलोसफी 6 खंडों में 1838 में। तो 1838 में ही वास्तविक रूप से 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर समाजशास्त्र का उद्भव माना जाता है, जो कि 6 खंडों में लिखी गई, और दूसरी थी पॉलिटिव फिलोसफी जो 4 खंडों में। इसके बाद हम बात करेंगे इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर सेंट साइमन से हम अगस्त पर गए, और एक और समाजशास्त्री बहुत जबरदस्त, जिनका नाम इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम के बारे में भी चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित, एक वैज्ञानिक, एक विषय के रूप में या फिर एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? वो इमाइल दुर्खिम को जाता है। और आपको पता है वो भी फ्रांस के रहने वाले, समझ में आ गया, और उनको जाता है, इसीलिए उनको आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, इमाइल दुर्खिम। तो नेक्स्ट क्लास में उस पर बात करेंगे। आज एक बेसिक क्लास थी, इसको देखिएगा, इसको समझिएगा, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आने की आपकी हमेशा क्या रहेगी? संभावनाएं बनी रहेंगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे भी इस तरह के और वीडियो बना सकूं। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।